कई बार कहा जाता है कि अगर आपकी पीरियड्स नॉर्मल आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, तो आपकी फर्टिलिटी कंडीशन सही है। हुँ। और एक कहा जाता है कि पीरियड्स अगर इर्रेगुलर है या पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं। पीरियड्स अगर इर्रेगुलर है तो हाँ, इनफर्टिलिटी के चांसेस हो सकते हैं, बट पीरियड्स अगर रेगुलर हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम बाकी भी और कहीं हो सकती है, ट्यूब में हो सकता है, यूट्रस में हो सकता है, जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर रहे, या मेल फैक्टर हो सकता है। तो हरदम ये सोचना कि मेरे पीरियड्स सही आ रहे हैं, मेरी फर्टिलिटी ठीक है, दैट इज़ नॉट राइट। अगर नहीं कंसीव कर पा रहे हैं तो कंसल्ट करिए एक बार। ओके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज होता है, उसे करने की वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। सी नॉट रियली। जो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज है, कहीं ना कहीं वो आपके बॉडी मास को बना रहा है, बट डेफिनेटली मैंने देखा है आजकल लोग स्टेरॉयड लेते हैं, स्पेशली मेल साइड में ना, बॉडी बनाने के लिए, तो दैट इज़ रॉन्ग। वेट लिफ्टिंग डन इन अ रेगुलर वे एंड इन अ planned वे डजेंट रियली कॉज इनफर्टिलिटी। बट हाँ, अगर आप उसके साथ कुछ स्टेरॉयड ले रहे हैं, आप अपना बॉडी बनाना चाह रहे हैं, तो वो अफेक्ट करता है। तो स्टेरॉइड लेने से प्रॉब्लम हो सकती है बिल्कुल, बांझपन के हमने समय? बहुत देखा है कि ऐसे हमारे पास कपल्स आ रहे हैं जहाँ पे मेल साइड पे बॉडी बनाना चाह रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, एंड समहाउ द स्पर्म्स लेवल हैव रियली मतलब काफ़ी गिर गया है स्पर्म कम का हो गया। लेवल। ओके, तो इस तरह की चीज़ें अवॉइड इस तरह करनी की चाहिए। चीज़ें अवॉइड करिए, बट वेट लिफ्टिंग डज़ नॉट अफेक्ट फर्टिलिटी। एक और है, कई बार कहा जाता है कि जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो हुँ, उनकी स्लीप साइकिल और पैटर्न बिगड़ जाता है, तो हुँ। उनमें बांझपन के चांसेस बढ़ जाते हैं। थोड़े से हैं, वैसी स्टडीज़ आर नॉट देयर, बट देन वी हैव सीन केसेस, हमने केसेस देखे हैं जहाँ पे ऑब्वियसली जो आपका नॉर्मल रूटीन है, अगर आप उससे बाहर कुछ काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बॉडी को तो अफेक्ट करती ही करती है। आई हैव सीन बहुत सारे कपल्स हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं, देन इन द डे दे आर स्लीपिंग। तो कहीं ना कहीं आपका स्लीप पैटर्न तो बदल रहा है ना, और बॉडी में अगर कुछ भी बदलाव ऐसा आ रहा है जो अच्छा नहीं है, तो वो अफेक्ट तो करेगा आपकी फर्टिलिटी को। और नींद से रिलेटेड एक और है कि अगर आप बहुत देर रात तक जगते हैं, देर से हम्म। सोते हैं, या नींद की कमी, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम है, हम्म। तो भी बांझपन के चांसेस रहते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें आपके हार्मोन्स को अफ़ेक्ट करेंगी बॉडी में। हार्मोन्स अफ़ेक्ट होंगे तो फर्टिलिटी अफ़ेक्ट होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि अफ़ेक्ट होगा ही। देयर आर चांसेस कि अफ़ेक्ट हो सकता है। तो हमें अपनी स्लीप साइकिल सुधारने की ज़रूरत है बिल्कुल, अगर बिल्कुल कंसीव हेल्दी करना चाहते लाइफ़स्टाइल हैं। जीना तो बहुत ज़रूरी हुँ। है, स्पेशली आज के डेज़ में जब इतना टॉक्सिन है एनवायरनमेंट में, तो हमें एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। कहा जाता है कि जिन्हें डायबिटीज़ है, लड़के या हुँ। लड़कियाँ दोनों में, उनमें भी इनफर्टिलिटी के चांसेस रहते हैं। इनफर्टिलिटी के ऐसे चांसेस नहीं रहते, बट हाँ, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जहाँ पर फीमेल डायबिटिक है, एंड मेल्स में येस वी हैव सीन कि स्पर्म्स के पैरामीटर्स थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं जब डायबिटीज़ रहता है, बिकॉज डायबिटीज़ जो शुगर लेवल अगर हाई रहता है तो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करता है स्पर्म्स को। और थायराइड में भी सेम होता है? थायराइड में भी सेम होता है, अंडर कंट्रोल अगर सारी चीज़ें रहती हैं तो इट डजेंट अफेक्ट। अगर आपको डायबिटीज़ भी है लेकिन वो अंडर लेवल है तो इट डजेंट मैटर। थायराइड का भी सेम चीज़ है, अगर आपका थायराइड अंडर कंट्रोल है तो इट विल नॉट मैटर फर्टिलिटी, बट अंडर कंट्रोल होना तो ज़रूरी है। ठीक है। 2 चीज़ें हैं वेट को लेकर के। कहा हुँ, जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, हुँ, मोटे हैं, तो हुँ, उसमें भी इनफर्टिलिटी के चांसेस हो सकते हैं, और अगर हुँ, आप अंडरवेट हैं, हुँ। तो भी इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं। दैट इज़ ट्रू, बिकॉज़ दोनों वेज़ में ना हार्मोन लेवल्स कहीं न कहीं पैरामीटर्स अफेक्टेड रहते हैं आपके बॉडी में। एंड्रोजन लेवल्स एक्स्ट्रा रहते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से डेफ़िनिटली अफेक्ट होती है फर्टिलिटी। ठीक है। आईवीएफ की बात करें तो कहा जाता है कि आईवीएफ 100% सक्सेसफुल है, तो जिन कपल को बच्चा नहीं हो रहा है, उन्हें सीधे आईवीएफ ही करना चाहिए। सी दिस इज़ अ बिग बिग मिथ विच आई वांट टू टेल कि आईवीएफ एक तो 100% नहीं होता है। आईवीएफ के चांसेस आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर जाइएगा तो 40 to 60% तक रहेंगे। दो जो भी आपका इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट है वो 100% अपनी तरफ से ट्राई करता है कि कंसीविंग हो जाए, बट ये बहुत बड़ा मिथ बन गया है कि आईवीएफ 100% है, एंड समहाउ पीपल गेट वेरी डिप्रेस्ड कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। डोंट थिंक आईवीएफ इज़ 100%, बिकॉज देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जो कुछ चीज़ें साइंटिफिक इससे बाहर हैं, जो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एक और है इसमें कि आईवीएफ करने वाले जो बच्चे, मतलब आईवीएफ से पैदा होने वाले बच्चे कमज़ोर ही होते हैं। ऐसा नहीं है, आईवीएफ से होने वाले बच्चे कमज़ोर नहीं होते हैं, दे आर एज़ गुड एज़ नॉर्मल बेबीज़। जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे आईवीएफ के भी बच्चे होते हैं। इनफैक्ट आईवीएफ में कहीं न कहीं हम जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी देख सकते हैं जब हम बच्चे को डालते हैं उससे पहले। तो आईवीएफ डेफ़िनेटली ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो अ बिग मिथ। लोग सोचते हैं कि आईवीएफ से जो बच्चे कंसीव होते हैं वो कमज़ोर होते हैं या फिर जेनेटिकली ठीक नहीं होते हैं। सो दिस इज़ नॉट राइट। और लास्ट है कि आईवीएफ से जुड़वा बच्चे ही होते हैं।
देखिए आईवीएफ से जुड़वा बच्चे ही होते हैं ऐसा नहीं है। देयर इज़ 30 to 35% चांस कि ट्विन्स हो सकते हैं आईवीएफ में, बट देन अगेन देयर इज़ वेरी गुड चांस कि सिंगल बेबी भी होता है। एंड अगर पेशेंट की ये प्रेफरेंस रहती है कि मुझे सिंगल ही बच्चा चाहिए, तो वैसे वो भी हो सकता है। ठीक है। तो मैम हमारा जो ये रैपिड फायर टाइप का मिथ एंड फैक्ट्स वाला सेशन था, ये तो हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। इसमें आई थिंक मोस्टली जितने लोगों के मन में सवाल होते हैं इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, हमने वो कवर कर लिया। Right. लास्ट में हमने आईवीएफ की बात की, तो उस पे आते हैं, क्योंकि आज के समय में जब भी हम बांझपन की बात करते हैं तो दिमाग में आईवीएफ ज़रूर आता है। राइट। तो आईवीएफ ही एकमात्र सॉल्यूशन है इनफर्टिलिटी को सही करने के लिए, या उसके अलावा भी कोई टेक्निक्स हैं? सी टेक्निक्स और भी हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका कॉज क्या है, उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट वी हैव टू गो फॉर। क्या-क्या टेक्निक्स हैं वो? एक होता है दवाइयों से ट्राई करना, जिसको हम ओव्यूलेशन इंडक्शन कहते हैं, बट चांसेस इसमें काफ़ी कम रहते हैं। इसके बाद आता है आईयूआई का प्रोसीजर, जिसमें जस्ट हम सीमेन सैंपल को वॉश करके अंदर डालते हैं। इसमें भी चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, 10 से 15% ही रहते हैं। इसके बाद का जो प्रोसीजर रहता है वो आईवीएफ का रहता है, जिसमें आप चांसेस मान के चलिए 60-70% के अराउंड रहते हैं। तो ये कपल्स की बॉडी पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, या क्या फैक्टर्स होते हैं? कपल्स की कॉज पे डिपेंड करता है कि क्या कॉज है, कितना ड्यूरेशन हुआ है मैरिज को, एंड एज क्या है कपल की। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम किस प्रोसीजर के लिए जाएंगे। तो किस एज ग्रुप के हिसाब से आप कौन सा प्रोसीजर प्रेफर करते हैं? सी अगर एज ग्रुप 35 एंड अबव है एंड पेशेंट हैज़ बीन ट्राइंग फॉर अराउंड 1 year 2 year और कोई और प्रॉब्लम हमें दिख नहीं रही है, सो देन डेफिनेटली वी विल टेल कि आप आईवीएफ के लिए सोचिए, बिकॉज एज के साथ साथ टाइम इज टिकिंग। वंस द थिंग गेट्स वर्स्ट, हम उसे वापस नहीं ला सकते हैं। तो आईवीएफ प्रोसीजर में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? जैसे बहुत सारे कपल्स के दिमाग में रहता है कि एग्जैक्टली होता कैसे है, हम पर क्या ट्रीटमेंट, क्या-क्या टेस्ट किए जाते हैं, उसको थोड़ा-सा ब्रीफली एक्सप्लेन करिए। देखिए आईवीएफ का प्रोसीजर जैसे एक मिथ बना हुआ है कि बहुत पेनफुल है, नहीं हो पाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आईवीएफ का प्रोसीजर इज़ अ वेरी वेरी पेशेंट फ्रेंडली प्रोसीजर। आईवीएफ में जब आप हमारे पास आते हैं तो हम एक पहले बेसलाइन टेस्ट करते हैं, वी सी कि क्या पैरामीटर्स हमें लग रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, एंड देन वी स्टार्ट स्टिमुलेशन फ्रॉम सेकेंड डे ऑफ साइकिल। सेकेंड डे से आपको इंजेक्शंस लगते हैं, एंड दोज इंजेक्शंस आर सबक्यूट इंजेक्शंस या फिर मैक्सिमम आईएम हो सकता है, एंड इट इज़ नॉट पेनफुल, इट जस्ट लाइक अ नीडल प्रिक जो हार्डली 10-20 सेकेंड्स के लिए आपको रहेगा। उसके बाद हम फिर स्टिमुलेट करने के बाद एग्स को बाहर निकालते हैं। डेफिनेटली जो एग को बाहर निकालने वाली प्रक्रिया है वो थोड़ी सी पेनफुल रहती है, बट इट इज़ डन अंडर एनेस्थीसिया, तो आप फास्ट स्लीप रहते हैं, आपको पता नहीं चलता है। देयर इज़ नो कट, नो ब्लीडिंग, सो देयर इज़ नो रेसिडुअल पेन ऑल्सो आफ्टर दैट। एंड उसके बाद का जो प्रोसीजर है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, जहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्कम्फर्ट रहता है वो एक ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड की तरह रहता है। तो ये आपने जो पूरा प्रोसीजर बताया, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है या लड़कों पर भी कुछ होता है आईवीएफ में? लड़कों के लिए तो देखिए सीमेन एनालिसिस मतलब सीमेन सैंपल ही देना रहता है उनको, बट हाँ अगर सीमेन में कोई दिक्कत आ रही है, वी आर गोइंग फॉर एन ऑपरेटिव प्रोसीजर, जैसे टीसा है, टेसी है, अगर उसके लिए जाते हैं तो ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं हस्बैंड के लिए भी। अच्छा डॉक्टर, आईवीएफ से ना मुझे एक और चीज़ याद आई। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि आईवीएफ में हम अपने बच्चे का चेहरा जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि उसके लुक्स कैसे होने चाहिए, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा हो सकता है, तो ऐसा कुछ होता ये है? सब चीज़ अभी इंडिया में नहीं हुई है। बाहर डेफिनेटली दे आर सेइंग कि वी विल चूज़ थिंग्स, एंड वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हम चूज़ करेंगे और हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। दोज थिंग्स आर इन प्रोसेस राइट नाउ, दे हैव नॉट कम इनटू नॉर्मल प्रैक्टिस एज ऑफ नाउ। तो मतलब ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि कल को हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में देखें कि हम कुछ उसमें चेंजेस कर सकते हैं, या फिर मेल आजकल ये भी चल रहा है कि फीमेल्स सिंगल हैं एंड दे आर गेटिंग देयर एग फ्रीज नाउ, सो दे आर गेटिंग अ चॉइस कि मुझे इस टाइप का स्पर्म चाहिए। आई डोंट वांट टू गेट मैरिड बट आई वांट अ किड, हाँ। सो मुझे इस टाइप का ही डोनर स्पर्म चाहिए। सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग, बट एज ऑफ नाउ इन इंडिया तो पहले आईवीएफ ही बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है पेशेंट्स के साथ, तो ये चीज़ें तो अभी यहाँ पे टाइम लगेंगी। धीरे-धीरे टाइम धीरे लगेगी। धीरे लेकिन आई थिंक अगर ऐसा होगा तो बहुत सारे लोग कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग हो जाएँगे फिर कि हमें इस तरीके का बच्चा चाहिए। हाँ हाँ आई बिल्कुल। थिंक जिन लोगों को एक्टर एक्ट्रेसेस पसंद होंगे वो तो ये भी डिमांड कर सकते हैं कि हमें इस एक्टर की तरह अपना बच्चा दिखना चाहिए। बिल्कुल दे कैन डेफिनेटली। हाँ, करेक्ट। ऐसा मतलब इंडिया के लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैम आपने जैसे यहाँ पे स्पर्म की भी बात की, तो लड़कों में स्पर्म काउंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, जैसे महिलाओं में जो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज के समय में स्पर्म काउंट को लेकर क्या दिक्कतें आ रही हैं?
उसे हम कैसे बेटर कर सकते हैं? सी स्पर्म काउंट को लेके आजकल मोटिलिटी एंड मोफोलॉजी काफ़ी ना, मतलब देखिए स्पर्म्स जब हम सीमेन एनालिसिस करते हैं, वी सी 2 to 3 थिंग्स। पहला हम काउंट देखते हैं, मोटिलिटी देखते हैं, मोफोलॉजी देखते हैं स्पर्म्स की। तो आजकल हमने काफ़ी देखा है कि मोटिलिटी एंड मोफोलॉजी में फ़र्क आ रहा है, काफ़ी कम आ रहे हैं। सो इन दैट केस आई जस्ट एडवाइस कि एक तो अल्कोहल एंड स्मोकिंग बंद करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल चेंजेस डेफिनेटली करने पड़ेंगे आपको। उसके अलावा हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं खाने के लिए, वो एंटीऑक्सीडेंट्स आपको लेना पड़ेगा, दैट यू कैन गेट फ्रॉम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। बट देन अगर पैरामीटर्स कम हो जाते हैं तो सिर्फ नेचुरल वे में इंक्रीज़ कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस केसेस में हम सप्लीमेंट्स आपको देते हैं। तो आपने जैसे यहाँ पे नेचुरल वे की बात की, तो इनफर्टिलिटी की जैसे हमने बात भी की, केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमारे फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए डाइट का कितना रोल होता है और क्या विटामिन मिनरल्स हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं ताकि हम फर्टिलिटी बढ़ा सकें? सी ज़्यादातर तो एंटीऑक्सीडेंट्स ही ज़रूरी होता है, और बिकॉज वो ये किससे मिलता है एंटीऑक्सीडेंट्स? antioxidants, all green leafy vegetables and fruits you will get antioxidants, plus protein is also very very important part। तो इन सब चीज़ों से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, चाहे वो स्पर्म्स का हो या एग का हो, वो कम होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा तो आपके अच्छे स्पर्म्स हमें मिल पाएंगे या अच्छे एग्स की क्वालिटी मिल पाएगी। आपने स्ट्रेस की बात की, तो क्या हम्म। स्ट्रेस आज के समय में जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंग्जायटी, ये भी अफेक्ट करता है फर्टिलिटी को? बिल्कुल, बिल्कुल अफ़ेक्ट करता है। व्हेन यू योर मूड इज़ नॉट गुड, नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। अगर हमारे पास कोई आईवीएफ पेशेंट आता है और ये बोलता है कि द लेडी इज़ नॉट वेरी एक्सेप्टेड, कि नहीं करना है मुझे, या पेन है या एंग्ज़ायटी है, तो समहाउ वी फ़ील कि पहले उस चीज़ को हम सेटल कर लें, उसके बाद ही हम कोई भी प्रोसीजर करें, बिकॉज़ किसी के लिए भी एक्सेप्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे। ओके। तो आपने जैसे कि बात की अपने केसेस के बारे में, जो हुँ। कपल्स आते हैं, आप कुछ ऐसे बताना चाहेंगे केसेस कि कपल्स आपके पास क्या प्रॉब्लम लेकर के आते हैं फर्टिलिटी से रिलेटेड? सी बेसिकली जितने भी कपल्स हमारे पास आते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक तो थके हुए रहते हैं, या फिर उन्हें ऐसा दे हैव गिवन अप होप कि अब हमारी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, बिकॉज दे हैव बीन ट्राइंग फॉर 2 years 3 years ट्राई कर रहे होते हैं, बट प्रेगनेंसी नहीं लग रही होती है। तो ज़्यादातर कपल्स ऐसे ना होपलेस वे में आते हैं हमारे पास कि वी आर नॉट एबल टू कंसीव, व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट। एंड समहाउ उन्होंने इतने साइकिल्स मेडिसिन के साथ, आईयूआई के साथ ट्राई कर लिया होता है कि उन्हें लगता है कि अब आगे हमारे लिए कुछ नहीं है। तो समहाउ मुझे बस ये है कि आपको ना होप कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एंड एक चीज़ और आपको दिमाग में रखनी है कि आईवीएफ 100% नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम में ही कंसीव कर लीजिए। देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको सेकेंड एंड थर्ड टाइम लगे आईवीएफ में भी। ओके। तो आपने डॉक्टर जैसे यहाँ पर कंसीव करने की भी बात की, अगर हुँ, किसी की शादी हुई है जस्ट अभी और वो चाहते हैं कि हम अभी कंसीव करें, हुँ। आप उन्हें कुछ टिप्स देना चाहेंगे ताकि कंसीव जल्दी हो सके, अगर वो इनफर्टिलिटी उनमें नहीं है तो? आपको बेसिकली अपना टाइम ट्रैक करना रहेगा, कब ओव्यूलेशन टाइम है, कब एक्चुअल इंटरकोर्स करना है, वो सारी चीज़ें एक बार ट्रैक करनी रहेगी। एंड आई सजेस्ट कि गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको यू आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट थिंग्स हैज़ टू बी डन, जस्ट कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड गेट एन आइडिया कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना है हमें। दैट्स नॉट हार्मफुल। और इनफर्टिलिटी में क्या हार्मोनल इम्बैलेंस का भी रोल है इनफर्टिलिटी बढ़ने में? बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल हमारे पास यंग पेशेंट्स आ रहे हैं विथ पीसीओडी। सो दैट्स अ ग्रेट चैलेंज, हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो एवरीथिंग गेट्स डिस्टर्ब्ड। योर मेंस्ट्रुअल साइकिल विल गेट डिस्टर्ब्ड, यू विल नॉट बी एबल टू कंसीव। आपको पता नहीं होगा कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, कब आपको ट्राई करना है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस प्लेज़ अ वेरी वाइटल रोल फॉर इनफर्टिलिटी। आपने पीसीओडी की बात की। हुँ, पीसीओडी और एंडोमेट्रियोसिस आई थिंक आजकल लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। हुँ, तो हुँ। इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी के जो चांसेस बढ़े हैं, उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए। सी पीसीओडी का मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हाउ इट्स अफेक्टिंग। इन केस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस में बेसिकली क्या रहता है, व्हाट योर मेंस्ट्रुअल ब्लड व्हिच इज़ एक्चुअली गोइंग टू कम आउट, वो बाहर नहीं आ पाता है, वो पीछे रेट्रोगेट फ्लो हो जाती है। तो वो कहीं न कहीं ओवरी में जा सकता है या फिर यूट्रस में जा सकता है। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से एक तो आपके एग की क्वालिटी डेफिनिटली डिक्रीज़ होती है। अगर वो एब्डोमिनल पार्ट में जा रहा है तो ट्यूब कहीं न कहीं अडहेरेंट हो सकते हैं। तो इसमें फिर हमें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि क्वालिटी भी डिस्टर्ब्ड है, जो रास्ता जहाँ से एग्स एंड स्पर्म्स को मिलना है उसका फंक्शन भी नहीं हो पा रहा है ठीक से। सो इट ऑल डिपेंड्स कि क्या है, कहाँ कौन से लेवल का एंडोमेट्रियोसिस है, क्या कैसे हमें उससे ट्रीट करना है। डॉक्टर, आपने पीसीओडी और एंडोमेट्रियोसिस की बात की कि कैसे इस तरह की चीज़ें भी अफेक्ट कर रही हैं। इसमें एक और है, फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इसको भी थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए।
पहले तो हम ये समझते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी लगती कैसे है। जब स्पर्म्स एंड एग्स मिलते हैं तो आपका एम्ब्रियो बनता है या जो बच्चा बनता है, तो वो पार्ट आपके ट्यूब में ही होता है। अब अगर आपका ट्यूब फंक्शन वाइज सही नहीं है, वो उस बच्चे को आगे पुश नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी में लैंड अप करते हैं। अगर वो ब्लॉक्ड है तो आपके एग्स और स्पर्म्स कभी मिल नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से कभी प्रेगनेंसी लग नहीं पाएगी। सो ट्यूब प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन प्रेगनेंसी।